तो वेस्टइंडीज के खिलाफ जो तीसरा और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी टी20 मैच है, उससे ठीक पहले टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 आ गई है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ 11 नामों की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस एक रूटीन टीम की घोषणा है या फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक बहुत बड़ा, एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े बदलाव किए गए हैं और ये साफ इशारा है कि टीम मैनेजमेंट अब कुछ बहुत अलग और बड़ा सोच रही है। तो इन बदलावों के पीछे का बड़ा मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब टीम में जगह स्टेबिलिटी या पुराने नाम पर नहीं, बल्कि हाल के परफॉर्मेंस पर मिलेगी। सीधी सी बात है, जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। और हाँ, एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ रखनी होगी, ये कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैनिक बटन दबा दिया गया हो, नहीं। ये पिछले 2 मैचों के पूरे एनालिसिस, मतलब वेस्टइंडीज की क्या ताकत है, क्या कमजोरियां हैं, सबको परखने के बाद बनाया गया एक सॉलिड कैलकुलेटेड प्लान है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये 4 बदलाव हुए क्यों? इसके पीछे की सोच क्या थी? आइए इसे एक एक करके प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के नजरिए से समझते हैं। पहली प्रॉब्लम थी पावर प्ले का अटैक। देखिए, टीम को स्टार्ट तो मिल रहे थे, पर वो जिसे कहते हैं ना, एक डोमिनेटिंग स्टार्ट, वो नहीं था। स्कोरबोर्ड पर वो प्रेशर नहीं बन रहा था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? एक ऐसा नया ओपनर लाओ जिसका एक ही काम है, पहले 6 ओवर में गेंदबाजों पर टूथ परो और रन रेट को 9 के ऊपर रखो। सिंपल। दूसरी चुनौती थी मिडिल ओवर्स का मोमेंटम, मतलब 7 से 15 ओवर के बीच में गाड़ी धीमी पड़ जाती थी, रन रेट गिर जाता था और इसका नतीजा क्या होता था? सारा प्रेशर आ जाता था आखिरी के ओवर्स पर। अब इसका समाधान क्या है? एक ऐसा प्लेयर जो स्ट्राइक रोटेट भी कर ले, पारी को संभाले भी और जरूरत पड़ने पर बूम गियर बदलकर बड़े शॉट भी लगा दे। अब तीसरी प्रॉब्लम, बॉलिंग में वैरायटी की कमी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स किसी भी तरह की गेंदबाजी पर अटैक करने से नहीं चूकते। चाहे आप पेस डालो या स्पिन, वो मारेंगे। तो भाई, उनका जवाब देने के लिए आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो अपनी पेस में बदलाव और सटीक लाइन लेंथ से उन्हें शांत रख सके। और चौथी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, डेथ ओवर्स पर कंट्रोल। वो आखिरी के 16 से 20 ओवर जहां मैच बनते या बिगड़ते हैं, यहां पर रन रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए टीम में लाया गया है एक स्पेशलिस्ट, एक ऐसा गेंदबाज जिसके तरकश में सटीक यॉर्कर भी है और चकमा देने वाली स्लोअर बॉल्स भी, क्योंकि टी20 में जीत और हार का फासला अक्सर यही 4 ओवर तय करते हैं ना। तो इन 4 बड़ी प्रॉब्लम्स के, इन 4 सॉल्यूशंस के बाद अब पर्दा उठाते हैं उस नई खूंखार प्लेइंग 11 से। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये सिर्फ 11 नाम नहीं है, ये इस नए प्लान को अंजाम देने वाले हथियार हैं। तो पेश है वो खूंखार प्लेइंग 11, एक ऐसी टीम जो मैदान पर उतरेगी प्लैंड अग्रेशन के साथ। यहां हर खिलाड़ी का रोल एकदम साफ है और हर चाल सोची समझी होगी। शुरुआत करेंगे हमारे 2 एग्रेसर्स। सबसे पहले अभिषेक शर्मा, जिनका काम है पावर प्ले में तूफानी शुरुआत देना, और उनका साथ देंगे ईशान किशन, जो अपनी बेखौफ और ताबड़तोड़ बैटिंग से बॉलर्स पर पहले ही ओवर से दबाव बना देते हैं। फिर आता है मिडिल ऑर्डर, जिसे संभालने वाले हैं हमारे स्टेबलाइजर्स, संजू सैमसन, जिनके खेल में स्टाइल और अग्रेशन का एक जबरदस्त कॉकटेल है। फिर है तिलक वर्मा, जो मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत एंकर का रोल निभाएंगे। और जाहिर है खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपने 360 डिग्री गेम से किसी भी पल, किसी भी गेंद पर मैच का पासा पलट सकते हैं। अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जो टीम को बैलेंस और पावर देता है, हमारे ऑलराउंडर्स। हार्दिक पांड्या, जो सही मायनों में इस टीम की रीढ़ हैं। शिवम दुबे, जो स्पिनर्स के खिलाफ एक बहुत बड़े हथियार साबित होते हैं। और अक्षर पटेल, जो न सिर्फ अपनी स्पिन से रनों पर लगाम लगाते हैं, बल्कि बैटिंग को भी एक मजबूत गहराई देते हैं। और आखिर में हमारा स्पेशलिस्ट बॉलिंग अटैक, जसप्रीत बुमराह, इस अटैक के लीडर और डेथ ओवर्स के बेताज बादशाह। उनके साथ अर्शदीप सिंह, अपने खतरनाक लेफ्ट आर्म एंगल और पिन पॉइंट यॉर्कर्स के साथ। और फिर है वरुण चक्रवर्ती, वो मिस्ट्री स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो टीम तैयार है, प्लान भी तैयार है। सच कहूं तो कागज पर यह रणनीति बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सॉलिड दिख रही है, लेकिन असली परीक्षा वो तो मैदान पर ही होगी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को अंदर बाहर करना नहीं है। नहीं, ये टीम की पूरी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव है। फिलॉसफी ही बदल गई है।
जहां पहले स्टेबिलिटी थी वहां अब परफॉर्मेंस है। जहां पहले एक सेट कॉम्बिनेशन था वहां अब प्लान्ड अग्रेशन है। और जहां पहले टीम रिएक्ट करती थी अब वहां प्रोएक्टिव होकर गेम को कंट्रोल करने का इरादा है। और जानते हैं, यही सोच इस पूरी रणनीति का निचोड़ है। कप्तान का इरादा बिल्कुल साफ है, सिर्फ मुकाबला नहीं करना है, मैच पर अपना कंट्रोल बनाना है, अपने हिसाब से मैच को चलाना है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये प्लान्ड अग्रेशन जीत और हार के बीच का फर्क साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, टीम इंडिया एक बोल्ड इरादे के साथ मैदान में उतर रही है और ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है।